राइफल हाथ में लिए कैसी नाम की एक टीनेज लड़की सामान ढूंढने के लिए सावधानी से एक छोड़ी हुई राशन की दुकान में घुसती है। वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन खाना और ज़रूरी सामान इकट्ठा करते समय उसे अचानक पीछे के कमरे से किसी के मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह देखने जाती है तो एक घायल आदमी उस पर बंदूक तान देता है। दोनों एक दूसरे से अपना हथियार डालने को कहते हैं। वह आदमी पहले अपनी बंदूक नीचे करता है और कैसी से भी ऐसा ही करने को कहता है, लेकिन कैसी का ध्यान उसके दूसरे हाथ पर जाता है जो जैकेट के नीचे छिपा हुआ था। यह सोचकर कि वह कोई दूसरा हथियार छिपा रहा है, कैसी घबरा जाती है और उसे गोली मार देती है। पर बाद में उसे एहसास होता है कि उस आदमी के हाथ में केवल एक क्रॉस था। कहानी इस तबाही के शुरू होने से पहले के समय में जाती है। कैसी अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में जाती है और अपने क्रश बेन, जिस लड़के को वह पसंद करती थी, के बारे में बात करती है। उसी रात वह घर लौटने से पहले बेन से थोड़ी देर के लिए मिलती है और फिर घर आकर अपने पिता ऑलिवर और छोटे भाई सैम को गुड नाइट कहती है। अगले दिन फुटबॉल की प्रैक्टिस के दौरान सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अचानक उनके फोन पर आ रही बड़ी खबरों की तरफ चला जाता है। उस शाम कैसी का परिवार टीवी पर खबर देखता है कि पृथ्वी के ऊपर एक रहस्यमयी यूएफओ मंडरा रहा है। कुछ ही देर बाद सैम भागकर बाहर जाता है और पूरा परिवार आसमान में चुपचाप खड़े एक बहुत बड़े एलियन के जहाज को देखकर हैरान रह जाता है। 10 दिनों तक एलियंस कोई संपर्क नहीं करते। फिर फर्स्ट वेव शुरू होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के कारण दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद हो जाते हैं। गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, हवाई जहाज आसमान से गिरने लगते हैं और हर तरफ तबाही मच जाती है। बिजली पूरी तरह गुल होने के कारण कैसी अपने स्कूल के पास एक हवाई जहाज को क्रैश होते हुए देखती है। कुछ समय बाद जब कैसी और सैम पानी इकट्ठा कर रहे होते हैं तब सेकंड वेव होता है। भयानक भूकंप से धरती हिल जाती है और विशाल सुनामी दुनिया भर के तटीय शहरों को तबाह कर देती है। एक बहुत बड़ी लहर सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन कैसी किसी तरह एक पैर पर चढ़कर खुद को और सैम को बचा लेती है। थर्ड वेव एक जानलेवा बर्ड फ्लू वायरस के रूप में आता है जो पूरी दुनिया में फैलकर लाखों लोगों की जान ले लेता है। कैसी अपने स्कूल जाती है, जिसे अब एक मेडिकल सेंटर बना दिया गया है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी बीमार सहेली को सबसे अलग रखा गया है। इसके तुरंत बाद इस वायरस के कारण कैसी की मां की मौत हो जाती है, जिससे पूरा परिवार टूट जाता है। जब समाज पूरी तरह बिखरने लगता है तो ऑलिवर सारा जरूरी सामान पैक करता है और कैसी और सैम को लेकर एक रिफ्यूजी कैंप की तरफ निकल जाता है। वहां वह चुपके से कैसी को एक हैंडगन देता है और उसे चलाना सिखाता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। एक रात सेना के टैंक और बसें अचानक उस कैंप में पहुंचते हैं। कर्नल वॉश दावा करता है कि सेना बचे हुए लोगों को बचा रही है। वह ऐलान करता है कि गाड़ियों की कमी के कारण बच्चों को पहले सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ऑलिवर तैयार हो जाता है और कैसी से कहता है कि जब तक वह खुद न आ जाए तब तक वह सैम का ख्याल रखे। जैसे ही बच्चे बसों में चढ़ने लगते हैं, सैम को याद आता है कि वह अपना टेडी बियर वहीं भूल गया है। उसे रोता हुआ न देख पाने के कारण कैसी टेडी बियर लेने वापस भागती है, लेकिन जब तक वह लौटी है बसें वहां से निकल चुकी होती हैं। कैसी बेबसी से बसों के पीछे भागती है, पर उसका छोटा भाई उसकी आंखों के सामने दूर चला जाता है। रिफ्यूजी कैंप के अंदर कर्नल वॉश सभी बरों को इकट्ठा करता है और एक खौफनाक खबर देता है, एलियंस का फोर्थ वेव शुरू हो चुका है। उसके मुताबिक एलियंस अब खुलकर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे इंसानों के शरीर के अंदर छिपकर उन्हें अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं। वॉश समझाता है कि बच्चों के शरीर में इस इन्फेक्शन की जांच की जा सकती है, लेकिन बरों में नहीं। ये सुनकर कैंप में हरकंप मच जाता है और माता पिता अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। कर्नल उन्हें रूखेपन से बताता है कि बच्चों को एक अलग जगह पर ले जाया जाएगा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि बरों में कौन अब भी असली इंसान बचा है। तभी हॉल के बाहर चुपके से कैसी आ जाती है, लेकिन उसके पिता ऑलिवर उसे देख लेते हैं और चुप रहने का इशारा करते हैं। कुछ ही पलों बाद वहां हंगामा खड़ा हो जाता है जब एक डरा हुआ आदमी सैनिकों के सामने अड़ जाता है और वहां से जाने की जिद करने लगता है। अचानक हर तरफ अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। पीछे से आ रही चीखों की आवाज के बीच कैसी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग जाती है। सैनिकों के जाने के बाद कैसी हाथ में सैम का टेडी बियर लिए चुपके से कैंप में वापस आती है। हॉल के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां उसके पिता और बाकी सभी बरों की लाशें पड़ी थीं। इस भयानक नरसंहार को देखकर टूटी हुई कैसी एक राइफल उठाती है और अकेले ही जंगल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ बच्चों को मिलिट्री बेस पर लाया जाता है। आगे की कार्रवाई से पहले हर बच्चे को एक नंबर दिया जाता है। बेन सबसे पहले अंदर जाने वालों में से था, जहां सार्जेंट रेजनिक उससे उसके परिवार के बारे में सवाल करती है। ये जानने के बाद कि उसके घर वाले पिछले हमलों में मारे जा चुके हैं, वह बेन से कहती है कि अब उसके पास एलियंस के खिलाफ इंसानों की जंग में शामिल होकर अपना बदला लेने का मौका है। रेजनिक बेन की गर्दन में एक ट्रैकर लगा देती है और बताती है कि सेना एलियंस के शिकार इंसानों का पता कैसे लगाती है। एक खास चश्मे की मदद से बेन देखता है कि मशीनों से जुड़े एक छोटे
छोटे लड़के के दिमाग को एक परजीवी कंट्रोल कर रहा है। रेजनिक समझाती है कि इसका कोई इलाज नहीं है। उस परजीवी को मारने का इकलौता तरीका उस इंसान को मारना ही है। वह बेन को एक बटन दबाने पर मजबूर करती है जिससे वह लड़का मर जाता है और फिर वह बेन का इस जंग में स्वागत करती है। इसी बीच कैसी जंगलों में अकेले जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। वह किसी पर भरोसा नहीं करती और उसका इकलौता मकसद मिलिट्री बेस पहुंचकर सैम को बचाना है। कई दिनों तक अकेले रहने के बाद उसका पानी खत्म हो जाता है और वह एक सुनसान हाईवे से गुजरती है जहां ताजी लाशें बिखरी पड़ी थीं। अचानक एलियंस का एक ड्रोन उस पर हमला कर देता है और उसके पैर में गोली मार देता है। घायल होने के बावजूद कैसी अपने भाई के बारे में सोचते हुए लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ती है। वापस बेस पर वॉश बच्चों को सैनिक बनने की ट्रेनिंग देता है और उन्हें आने वाले 5th वेव के खिलाफ इंसानियत की आखिरी उम्मीद बताता है। एक ऐसा हमला जो इंसानों को पूरी तरह खत्म करने के लिए है। बच्चों को लड़ना और मारना सिखाया जा रहा है और उनके दिमाग में लगातार सेना का प्रोपेगेंडा भरा जा रहा है। ज्यादातर बच्चे बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बेन और सैम के मन में अब भी शक है। बाद में कैसी की आंख एक अजनबी घर में खुलती है जहां उसके घाव पर टांके लगे थे और उसे ग्लूकोज चढ़ा हुआ था। सोने का नाटक करते हुए वह एक रहस्यमयी आदमी को कमरे में आते हुए देखती है। अगले दिन वह भागने की कोशिश करती है लेकिन चोट के कारण गिर जाती है। वह आदमी अपना नाम एवन बताता है और कहता है कि वह उसे बेहोश मिली थी और वह उसे अपने घर ले आया। शक होने पर कैसी अपनी बंदूक के बारे में पूछती है, लेकिन एवन कहता है कि उसे कोई बंदूक नहीं मिली। उसके दोबारा खुले घाव का इलाज करते समय एवन बताता है कि वह पूरे 1 हफ्ते से बेहोश थी। जब कैसी समझाती है कि उसे अपने छोटे भाई को बचाने के लिए मिलिट्री बेस पहुंचना है, तो एवन मानता है कि उसने कैसी की मदद इसलिए की क्योंकि वह अपने खुद के परिवार को नहीं बचा पाया था और वह फिर से एक इंसान जैसा महसूस करना चाहता था। मिलिट्री बेस पर बच्चे धीरे धीरे सैनिकों के रूप में अपनी नई जिंदगी में ढल चुके हैं। पोकर खेलते समय वे अपने स्क्वाड में शामिल होने वाले एक नए और रहस्यमयी सदस्य के बारे में बात करते हैं। जल्द ही सार्जेंट रेजनिक रिंगर नाम की एक कर्क लड़की के साथ वहां पहुंचती है और टीम से उसकी पहचान कराती है। कमरे में कदम रखते ही रिंगर यह साफ कर देती है कि वह किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी। जब एक लड़का मजाक में स्ट्रिप पोकर खेलने की बात कहता है तो वह तुरंत उसके गले पर घूंसा मार देती है और सबको चेताती है कि वे लड़कियों पर कोई गलत कमेंट न करें। उसके इस निडर अंदाज को देखकर टी कप के मन में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। रिंगर तुरंत बेन को चुनौती देती है और पूछती है कि क्या वही इस दस्ते का लीडर है। वह टीम का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वे बहुत कमजोर हैं और जंग के लिए तैयार नहीं हैं। वह समझाती है कि उनकी तरह नहीं, बल्कि उसने एलियंस के हमले से बहुत पहले ही अकेले जिंदा रहना सीख लिया था। बेन कहता है कि सेना ने उन्हें बचाया है, लेकिन रिंगर रूखेपन से जवाब देती है कि उन्हें जबरदस्ती इस जंग में घसीटा गया है। इसी बीच कैसी अब भी एवन के साथ रहते हुए बेस की तरफ बढ़ रही है। हालांकि वह उस पर थोड़ा भरोसा करने लगी है, फिर भी वह चुपके से उसके कमरे की तलाशी लेती है और एक गुप्त दराज में अपनी छिपी हुई बंदूक ढूंढ लेती है। ये सोचकर कि एवन ने उससे झूठ बोला, वह बंदूक उठाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका पैर इवन के लगाए एक जाल पर पड़ जाता है, जिससे इवन उसे रोक लेता है और उससे बंदूक छीन लेता है। ठीक उसी समय जंगलों में जिंदा बचे लोगों को ढूंढता हुआ एलियंस का एक शिकारी जहाज ऊपर से गुजरता है। घर के अंदर वापस आकर एवन मानता है कि उसने बंदूक इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं कैसी एलियंस के कब्जे में आई कोई इंसान न हो। कैसी को एहसास होता है कि उसका शक जायज है क्योंकि अब कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। एवन समझाती है कि एलियंस के शिकारी और ड्रोन बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए जंगलों में चक्कर लगाते रहते हैं। इस खतरे के बावजूद कैसी मिलिट्री बेस पहुंचकर सैम को बचाने के फैसले पर अड़ी रहती है। उसकी इस हिम्मत को देखकर एवन बेस तक पहुंचने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सफर के दौरान कैसी एवन से कहती है कि वह उसे भी वही तरीका सिखाए जिससे उसने इतनी आसानी से उससे बंदूक छीनी थी। पहले तो वह उसे कमतर आंकते हुए बात करता है, लेकिन कैसी उसे कड़ाई से याद दिलाती है कि वह सिर्फ अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश कर रही है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर एवन उसे सेल्फ डिफेंस और हमलावर पर काबू पाना सिखाता है। वापस बेस पर रिंगर पूरी टीम को शूटिंग और लड़ाई की ट्रेनिंग देना शुरू करती है। आपस में लड़ने की प्रैक्टिस के दौरान बेन उसे चुनौती देता है और कहता है कि अगर उसने रिंगर को हरा दिया तो रिंगर को पूरी टीम को ट्रेनिंग देनी होगी। हालांकि रिंगर पहले उसे आसानी से गिरा देती है, लेकिन आखिरकार बेन उसे चकमा देकर नीचे गिरा देता है, जिससे रिंगर के मन में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। बाद में कर्नल वॉश बेन को वॉर रूम में बुलाता है।
वह बताता है कि एलियंस का 5th वेव आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है और कई शहरों में हमले हो रहे हैं। वॉश एक नया और बेहतर पोर्टेबल चश्मा दिखाता है जो लड़ाई के मैदान में एलियंस के शिकार लोगों की पहचान कर सकता है। वह बेन के दस्ते को अगले दिन एक असली मिशन के दौरान इन डिवाइसों का टेस्ट करने का हुक्म देता है और कहता है कि उन्हें हर हाल में जिंदा वापस आना है। दूसरी तरफ सफर के दौरान कैसी और एवन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक सुबह कैसी एवन को नदी में नहाते हुए देख लेती है और शर्म के मारे अजीब महसूस करते हुए वहां से भाग जाती है। बाद में जब एवन उसकी पुरानी तस्वीरों को देख रहा होता है तो वह कैसी की डायरी में लिखी बातों के आधार पर बेन को पहचान लेता है। वह सैम की फोटो भी देखता है और वादा करता है कि वह जल्द ही उससे मिलने की उम्मीद करता है। उसी रात बेस पर सैम को नींद नहीं आ रही होती तो बेन उसे वही लोरी सुनाकर चुप कराता है जो हमले से पहले कैसी उसे सुनाया करती थी। अगली सुबह बहुत जल्दी बेन चुपके से सैम को एक बाथरूम के अंदर बंद कर देता है ताकि वह सुरक्षित रहे और इसके बाद पूरी टीम अपने पहले मिशन के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो जाती है। सैनिक बच्चे एलियंस का पता लगाने वाले चश्मे पहनकर दुश्मन के इलाके में काफी अंदर पहुंच जाते हैं। वे उस जंग का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं जिसे वे इंसानों की आखिरी जंग समझ रहे हैं। बेन अपने स्क्वाड को दुश्मन के इलाके में काफी अंदर ले जाता है। तभी बच्चों में से एक को आगे 2 कथित एलियंस दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते उनकी तरफ अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। पीछे हटने पर मजबूर होकर बच्चे एक गली में छिप जाते हैं और बेन सभी को जान बचाने के लिए एक छोड़ी हुई बस की तरफ भागने का हुक्म देता है। जब गोलियां बस के पार जाने लगती हैं तो उनके दस्ते का एक सदस्य घायल हो जाता है। ये समझकर कि अगर वे यहीं फंसे रहे तो सब मारे जाएंगे, रिंगर बस में विस्फोटक लगा देती है और हमलावरों का ध्यान भटकाती है ताकि बाकी सब भाग सकें। जैसे ही पूरा दस्ता सुरक्षित तरीके से एक छोड़े हुए मॉल के अंदर पहुंचता है उनके पीछे बस में जोरदार धमाका होता है। मॉल के अंदर रिंगर हर चीज पर सवाल उठाने लगती है। वह कहती है कि यह कितनी अजीब बात है कि जो एलियंस पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं वे हथियारों से लैस बच्चों के एक ग्रुप से डर रहे हैं। सेना पर से अपना भरोसा उठने के बाद वह अपनी गर्दन से ट्रैकर चिप काटकर बाहर निकाल देती है। तभी दस्ते के बाकी बच्चों के चश्मों में रिंगर एक एलियन निशाने के रूप में दिखने लगती है। सब तरफ घबराहट फैल जाती है जब तक कि बेन भी अपना ट्रैकर नहीं निकाल देता और उसके साथ भी ऐसा ही होता है। बेन को आखिरकार एक खौफनाक सच समझ में आता है, वे चश्मे नकली हैं। हरे निशान का मतलब एलियन नहीं बल्कि असली इंसान है। सेना शुरू से ही बच्चों का इस्तेमाल करके जिंदा बचे बेकसूर इंसानों को मरवा रही थी। बेन के मुताबिक कर्नल वॉश और रेजनिक ही असली एलियंस हैं और ये बच्चे खुद इस हमले की 5वीं लहर हैं। यह समझने के बाद कि उनका इस्तेमाल इंसानियत के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया गया है, सभी बच्चे पूरी तरह टूट जाते हैं। बेन बाकी सभी को अपने ट्रैकर निकालने का हुक्म देता है और सैम को बचाने के लिए अकेले ही बेस पर लौटने का फैसला करता है। अपनी वापसी को सच दिखाने के लिए वह रिंगर से खुद को गोली मारने के लिए कहता है। ठीक उसी समय एलियंस के शिकारी कैसी और एवन को ढूंढ लेते हैं। हमले के दौरान एवन कैसी को बचाते हुए इंसानों से परे एक अनोखी ताकत दिखाता है और एक हमलावर को मार डालता है। हैरान होकर कैसी उस पर बंदूक तान देती है। एवन कबूल करता है कि वह इंसान और एलियन दोनों है। उसे हमले से सालों पहले एक स्लीपर एजेंट के रूप में तैयार किया गया था। जब एलियंस के जहाज आए तो उसका एलियन वाला हिस्सा जाग गया, लेकिन कैसी से मिलने के बाद वह बदल गया। वह कहता है कि उसे कैसी से प्यार हो गया है और उसने अपने इंसानी हिस्से को चुना है। एवन मिलिट्री बेस का सच भी बताता है और कैसी को चेतावनी देता है कि अगर वह हथियार लेकर अंदर गई तो मारी जाएगी। हालांकि कैसी को अब भी उस पर पूरा भरोसा नहीं है, फिर भी वह बेस की तरफ बढ़ जाती है। इसी बीच बेन बेस पर लौट आता है और उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वॉश को उस पर शक हो चुका है। एक तनाव भरी बातचीत के दौरान वॉश रूखेपन से मानता है कि इंसानियत को सिर्फ इसलिए खत्म किया गया क्योंकि एलियंस को पृथ्वी की जरूरत थी। वह इसकी तुलना इंसानों के इतिहास से करता है कि कैसे इंसानों ने हमेशा कमजोर सभ्यताओं को तबाह किया है। उसी पल कैसी एक स्कूल बस के पास बेहोश होने का नाटक करके बेस के अंदर घुस जाती है। रेजनिक को मारने और उसकी यूनिफॉर्म चुराने के बाद वह पागलों की तरह सैम को ढूंढने लगती है। तभी अचानक बेस में धमाके होने लगते हैं। एक गार्ड को मारकर बेन भी कैद से भाग निकलता है और इस अफरा तफरी के बीच उसकी टक्कर कैसी से होती है। थोड़ी देर की हाथापाई के बाद वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं। बेन समझाता है कि बच्चों को लड़ाई के मैदान में भेजने की तैयारी हो रही है, जिसमें सैम भी शामिल है। अचानक एवन वहां आता है और बताता है कि उसने पूरे बेस में बम लगा दिए हैं। वह कैसी से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने कैसी की वजह से इंसानियत को चुना है। जब आखिरी बार बच्चों को गाड़ियों में भरा जा रहा होता है, कैसी और बेन लाइनों के बीच से भागते हैं और आखिरकार उन्हें सैम मिल जाता है।
एक बार फिर साथ होने के बाद वे तीनों पूरे बेस के धमाके से उड़ने से ठीक कुछ पल पहले वहां से भाग निकलते हैं। वॉश एक हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन रिंगर और बचे हुए बच्चे एक आर्मी ट्रक लेकर वहां पहुंचते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। दूरी पर जलते हुए बेस को देखते हुए कैसी चुपचाप एवन के बलिदान के बारे में सोचती है। बाद में पूरा ग्रुप एक साथ आराम करता है और आखिरकार वे आजाद हैं। हालांकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वे फैसला करते हैं कि उनका अगला मिशन बचे हुए बच्चों को बचाना और इंसानियत के भविष्य के लिए लड़ना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।